Being English classes, your master key towards perfection. दोस्तों बीइंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज एक पार्ट 4 इस वीडियो का मैं लेके आया हूँ। इस लेसन का नाम है आई बिलीव द बुक्स विल नेवर डिसअपियर। और जैसे कि मैं हर बार ये कहता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो पे नए आए हैं तो मेरे वीडियो पर यानी मेरे चैनल पर आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस वीडियो का आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग ये सारे वीडियोस देख लीजिए, इसके बाद पार्ट 4 वीडियो पे आइए। शुरू करते हैं इस लेसन में। तो इस लेसन में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछली बार भी कि ये जो लेसन है ये एक्चुअली एक इंटरव्यू है दो लोगों के बीच में, बॉर्जेस नाम के एक शख्स के साथ में और एक जिसका नाम है एलिफेनो। एलिफेनो जो होता है वो बॉर्जेस का इंटरव्यू लेता है और कई तरह के जो सवाल वगैरह पूछते हैं, राइट। तो मैं ज़्यादा इसमें अभी ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को। आप लोग चाहो तो आप लोग वो सारी वीडियोस पहले देख लीजिए। अभी जो अगला सवाल जो एलिफेनो बॉर्जेस को पूछते हैं वो है मेटाफर्स के बारे में। क्या चीज़ है ये मेटाफर्स? देखो, मेटाफर्स एक इंग्लिश का एक फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं इसे। जैसे कि जब ज़्यादातर जो मेटाफर्स होते हैं ये एक तरीका होता है लिखने का, एक सेंटेंस फ्रेम करने का एक तरीका होता है इंग्लिश में। इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में ज़्यादातर जितने भी पोइट्स या कोई उर्दू के ज़ुबान में अगर मैं बोलूँ तो जो शायर होते हैं तो लोग क्या करते हैं कि उनका एक तरीका होता है लिखने का, पोएम लिखने का। वो लोग क्या करते हैं कि पोएम को इस तरह से लिखते हैं कि पोएम खूबसूरत बन जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया हूँ कि पोएम्स के बारे में जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों को कुछ ऐसे भी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जैसे कि मेटाफर्स हो गए। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, सबसे पहले मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगा। फिगर ऑफ स्पीच इस तरह से होते हैं कुछ, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, पैराडॉक्स, एंटीथेस, सिंथेसिस, एलिटरेशन, रेपिटेशन, उसके बाद में क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, पैराडॉक्स, हाइपरबली और मेटाफर। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मेटाफर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दरअसल जो मेटाफर, सीधी सीधी बात मैं आप लोग को बताता हूँ मेटाफर होते क्या है। मेटाफर एक चीज़ ऐसी होती है जो दो इक्वल चीज़ों को कंपेयर करती है बिना वर्ड लाइक, ये जो वर्ड होता है ना लाइक, इसको इस्तेमाल किए। जैसे कि अगर मुझे किसी को किसी के साथ कंपेयर करना है तो हम ना अक्सर इंग्लिश में ये जो लाइक वर्ड होता है ना LIKE, इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही लुक्स लाइक सलमान खान, ठीक है, या ही लुक्स लाइक कोई भी, ठीक है, वो उसकी तरह दिखता है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक इंसान को दूसरे इंसान से कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल मान रहे हैं। तो यहाँ पर बिना लाइक वर्ड इस्तेमाल किए आप लोगों को मेटाफर इस्तेमाल करना होता है। अब बिना लाइक इस्तेमाल किए आप लोग मेटाफर बोलोगे कैसे, कैसे लिखोगे मेटाफर? समझो, ही इज़ द सलमान खान, ही इज़ द सलमान खान ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास का सलमान खान है। ये एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके क्लास में सलमान खान की तरह दिखता होगा या कुछ इस तरह से। तो इसी को कहा जाता है मेटाफर्स। अब बॉर्जेस कहते हैं कि कुछ ऐसे मेटाफर्स है जो फिक्स है, जो ज़्यादातर जितने भी जो राइटर्स होते हैं ना वो लोग इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ में, और जो फिक्स होते हैं ज़्यादातर उनमें से कुछ मेटाफर्स बॉर्जेस ने एक लिस्ट बनाकर रखी है। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो एलिफेनो बॉर्जेस को पूछते हैं, यू हैव सेड दैट मेटाफर्स एग्जिस्ट फ्रॉम आवर वेरी बिगिनिंग्स। पहले से ही वो एलिफेनो बॉर्जेस को कहते हैं कि आप तो कहते हो कि जो मेटाफर्स है वो पहले से मौजूद है और कई ज़माने से चलते आ रहे मेटाफर्स का इस्तेमाल। कुड यू एक्सपाउंड ऑन दैट कॉन्सेप्ट बॉर्जेस? क्या आप मेटाफर्स के बारे में और कुछ कहना चाहोगे? तो इस पर बॉर्जेस कहते हैं, यस सर्टनली, क्यों नहीं, बेशक। I believe that metaphors, if they are truly metaphors, exist from the beginning of time. यानी कि कई ज़माने से मेटाफर चलते आ रहे हैं, इसका इस्तेमाल चलते आ रहा है, बट वी एक्सप्रेस देम डिफरेंटली। इसका इस्तेमाल जो किया जाता है उस तरीके से नहीं किया जाता है जैसे कि उसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। I have occasionally thought of
reducing all metaphors to 5 or 6 which seem to me to be the essential metaphors। वो कहते हैं कि मेटाफर्स, मैंने बहुत सारे मेटाफर्स को एक साथ लाकर रिड्यूस किया है मैंने, यानी इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि कुछ मेटाफर्स ऐसे कुछ 6 या 5 या 6 कुछ ऐसे मेटाफर्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेटाफर्स उन्होंने एक लिस्ट बना कर रखी है। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी मेटाफर्स है। एसेंशियल का मतलब होता है काफ़ी ज़रूरी। तो एलिफिनो आगे पूछते हैं कि वो मेटाफर्स कौन से हैं, व्हाट आर दोज मेटाफर्स। तो इस पर बोर्जेस कहते हैं, वेल, टाइम एंड रिवर, लाइफ एंड ड्रीम, डेथ एंड स्लीप, स्टार्स एंड आइज, फ्लावर्स एंड वुमेन। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेटाफर्स जो इस्तेमाल किया जाता है, दो इक्वल चीज़ों में सिमिलर चीज़ें होती है तो मेटाफर्स इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर टाइम एंड रिवर में आपको क्या सिमिलर दिखाई दे रहा है, आप मुझे ये बताइए कमेंट में। देखो, इसके पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। टाइम एंड रिवर में सिमिलर चीज़ ये है कि एक बार जो बहता पानी आगे बढ़ गया तो वो वापस नहीं आता। उसी तरह से जो एक बार वक्त निकल गया या वक्त गुजर गया तो वो वक्त वापस नहीं आता। ठीक है, इसलिए टाइम एंड रिवर सिमिलर है। अब लाइफ एंड ड्रीम क्या होता है? ड्रीम का मतलब होता है कोई ख्वाब। तो अभी देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो किसी और की ज़िंदगी जीनी होती है। एक कोई करोड़पति हो इंडिया में जिसकी ज़िंदगी कोई आम इंसान जीना चाहता है, तो वो एक्चुअली ख्वाब के बराबर हो सकता है। अब मैं यहाँ पर किसी इंसान का नाम नहीं लूँगा, आप लोग खुद समझ जाओ कि यहाँ पर सबसे करोड़पति कौन होगा इस इंडिया में। 200 करोड़ 300 करोड़ प्रॉपर्टी वाले, हर कोई चाहता है कि हम उस तरह की ज़िंदगी जिए। तो वो एक ख्वाब है, कुछ लोगों के लिए वो ख्वाब है। ठीक है, इसलिए लाइफ एंड ड्रीम्स। अब आगे डेथ एंड स्लीप। अब इसमें मुझे ज़्यादा आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, मुझे ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी डेथ एंड स्लीप में क्या सिमिलर चीज़ें हैं। फिर भी मैं आप लोग को बताता हूँ, जिन लोगों को अगर नहीं समझ में आया हो तो। यहाँ पर डेथ एंड स्लीप में सिमिलर चीज़ ये है कि दोनों में हम लोग सोते हैं। ठीक है, लेकिन स्लीप में क्या होता है, जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग दूसरे दिन उड़ जाते हैं। लेकिन दोनों में सिमिलर यही होता है कि जब दोनों सिचुएशन में आदमी लेटता है तो वो एक ही तरह का होता है, राइट। जब कोई मरता है तो वो इस तरह से लगता है जैसे कि कोई सोया हुआ। ठीक है, फिर स्टार्स एंड आइज़। अभी आइज़ यहाँ पर आँखों में चमक जो होती है, और सितारे भी चमकते हैं। ठीक है, फ्लावर्स एंड वुमेन। अभी यहाँ पर दोनों में क्या सिमिलर चीज़ें हैं। अब जो फ्लावर जितनी नाजुक चीज़ें होती है, राइट, काफ़ी नाजुक चीज़ होती है फ्लावर। आप उसको पकड़ोगे और थोड़ा सा आप इसको झंझोड़ोगे फ्लावर को, तो क्या होगा, उसके टुकड़े हो जाते हैं कभी कभी, या बिखर जाते हैं वो। ठीक है, उसी तरह से जो औरतें होती हैं या लड़कियाँ होती हैं वो भी फूलों की तरह काफ़ी नाजुक होती है। ठीक है, तो इसीलिए फ्लावर्स एंड वुमेन। तो ये मेटाफर्स इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में भी आते हैं कि व्हाट आर द मेटाफर्स दैट पोएट्स हैव रिड्यूस्ड टू। ठीक है, दिस वुड बी, आई बिलीव, द एसेंशियल मेटाफर्स दैट आर फाउंड इन ऑल लिटरेचर्स। तो पोएट्स का कहना ऐसा है कि जितने भी लिटरेचर्स है इंग्लिश में या कोई और लिटरेचर हो, यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली यही मेटाफर्स दिखाई देंगे। एंड देन देयर आर अदर्स दैट आर whimsical मतलब secret. I believe that the poet's task is to discover metaphors even though they may already exist. बोर्जेस कहते हैं कि जो पोएट होता है उसका काम यही होता है कि मेटाफर्स को ढूंढ निकालना। देखो, वो जो मेटाफर्स है वो कई ज़माने से मौजूद है, लेकिन इसे ढूंढा जाना चाहिए, और ये काम जो करना चाहिए वो है पोएट। ठीक है, आगे एलिफिनो क्वेश्चन पूछते हैं, Borges, there are people who speak of the disappearance of books and they assert that modern developments in communications will replace them with something more dynamic that will require less time than reading. What do you think of that? तो ये आज के ज़माने का क्वेश्चन है जो एलिफिनो बॉर्जेस को पूछ रहे हैं। एक ज़माना ऐसा होता था कि किताबें पढ़ी जाती थी हाथ में पकड़ कर, लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि आप लोग देखोगे कि किताबें PDF के फॉर्मेट में आई है, और लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और मोबाइल और आईपैड, इस तरह के जितने भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं अभी, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें आप लोग पढ़ सकते हो, राइट। तो वो पूछ रहे एक सवाल कि आज का जो ज़माना है वो है
इलेक्ट्रॉनिक का और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो क्या आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें होने के बाद में इसकी जगह जो पीडीएफ फाइल्स ले लेंगी, क्या बुक्स पूरी तरह से बुक्स का पूरी तरह से ख़त्मा हो जाएगा या वो गायब हो जाएंगे? तो इस पर बोर्जेस आंसर देते हैं, आई बिलीव दैट द बुक्स विल नेवर डिसअपियर, और यही हमारे लेसन का टाइटल है। बोर्जेस का कहना है कि बुक्स ऐसा डिसअपियर नहीं हो सकती है, इस तरह से गायब नहीं हो सकती, क्योंकि वो बेस है। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट विल हैपन अमंग द मैनी इन्वेंशंस ऑफ मैन, द बुक विदाउट अ डाउट इज़ द मोस्ट एस्टाउंडिंग। बोर्जेस कहते हैं कि इतने सारे इन्वेंशंस हुए, इंसान ने इतने सारे इन्वेंशंस किए हैं, ठीक है, और इन इन्वेंशन में सबसे बड़ा इन्वेंशन है वो किताबें हैं। तो किताबें सबसे एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को हैरान कर देने वाली चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट एस्टाउंडिंग ऑल द अदर एक्सटेंशन ऑफ आवर बॉडीज़। द टेलीफोन फॉर एग्जांपल इज़ द एक्सटेंशन ऑफ आवर वॉइस, द टेलीस्कोप एंड द माइक्रोस्कोप आर एक्सटेंशन ऑफ आवर साइट। अब बुक्स जो है वो क्या है, वो एक्सटेंशन ऑफ आवर बॉडीज़, ठीक है। बोर्जेस का कहना ये है कि हर एक चीज़ का एक अपडेट लेवल आता है, जैसे कि पहले ज़माने में टेलीफोन रहा करते थे, फिर टेलीफोन का अपडेट क्या आया, मोबाइल फ़ोन्स आए आज के ज़माने में, राइट। तो उसी तरह से जो बेस है, तो मोबाइल का जो बेस था वो टेलीफोन था, राइट। टेलीफोन आने की वजह से ही मोबाइल आए, तो डायरेक्टली मोबाइल तो आए नहीं है, सबसे पहले टेलीफोन आए, राइट। तो टेलीफोन फॉर एग्जांपल इज़ द एक्सटेंशन ऑफ आवर वॉइस। अब एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे तक बढ़ा कर ले जाना, किसी हद तक आगे तक ले जाना। तो यहाँ पर हमारी जो आवाज़ है, एक आवाज़ की एक लिमिट है। अगर मैं यहाँ बैठे बैठे बात कर रहा हूँ तो शायद मेरी आवाज़ एक 20 मीटर या 25 मीटर से आगे नहीं जाएगी, लेकिन अगर मेरी आवाज़ को उसके आगे पहुँचाना हो तो मुझे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। या फिर मुझे अगर मेरी आवाज़ को इससे भी ज़्यादा आगे, यानी किलोमीटर्स में 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 50 किलोमीटर आगे पहुंचाना हो तो मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेलीफोन का या मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए टेलीफोन इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द वॉइस। अब यहाँ पर टेलीस्कोप एंड द माइक्रोस्कोप, तो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है दूर दराज के जितने भी सितारे वगैरह होते हैं उससे देखने के लिए। जैसे केकेशा हो, केकेशा यानी कि अभी जो उर्दू मीडियम के बच्चे होंगे उनको शायद केकेशा का मतलब तो पता होगा, लेकिन जो नॉन उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे हैं, केकेशा का मतलब होता है गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सारी चीज़ें अगर देखनी हो तो हमें टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है सबसे बारीक से बारीक अगर कोई ऑर्गेनिज्म देखना हो, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई पैथोजेंस या कोई भी चीज़ें देखनी हो जो एकदम बाल से भी बारीक हो, जो हमारे आँखों से हम नहीं देख सकते, तो उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो वो क्या हुआ, वो एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, हमारी नज़र का एक्सटेंशन हुआ। द स्वॉर्ड एंड द प्लाव आर द एक्सटेंशंस ऑफ आर्म्स। जो चीज़ें हम लोग हमारे जो बाजुओं से कर सकते हैं, जितना हो सके हमसे कर सकते हैं, और उससे आगे अगर करना हो तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्वॉर्ड एंड प्लाव। प्लाव का मतलब होता है ज़मीन में जो हल चलाते हैं उसको प्लाव कहते हैं। अब बात हो रही है बुक्स के बारे में। तो बुक्स किस चीज़ की एक्सटेंशन है? ओनली द बुक इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ आवर इमेजिनेशन एंड मेमोरी। बुक जो है वो एक्सटेंशन है हमारी सोच की और हमारी कल्पना की, ठीक है। अब मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो लेसन है और इनमें जो बातचीत हो रही है इस इंटरव्यू में, ये काफ़ी हाई लेवल की बातचीत हो रही है जो आम लोगों को समझना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी मैं जितना हो सके मैं आप लोग को ये डिटेल में समझा रहा हूँ। तो आगे एलिफेनो और एक सवाल पूछते हैं, वेल यू स्टेट इन अ मेमोरेबल पैसेज दैट लिटरेचर इज़ अ ड्रीम। तो एलिफेनो उन्हें याद दिलाते हैं बोर्जेस को कि आपने ही अपने किताब में लिखा था कि लिटरेचर एक ख्वाब जैसा है, तो आपने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। तो बोर्जेस इस पर कहते हैं, इट इज़ थ्रू लिटरेचर इज़ अ ड्रीम, अ कंट्रोल ड्रीम। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। अब उर्दू में इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खुद उर्दू मीडियम स्टूडेंट नहीं हूँ। तो साहित्य यानी बहुत सारी किताबें लिखी जाती है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, या
बहुत सारे राइटर्स जब लिखते हैं किसी टॉपिक पर तो उसे लिटरेचर कहा जाता है। तो ये ड्रीम है। एक्चुअली ये ड्रीम क्यों कहा है बॉर्जेस ने, इसके बारे में हमें देखना है अभी। तो और ये भी एक कंट्रोल ड्रीम है। देखो यहाँ पर ना जो ख्वाब होता है ना, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम लोग कभी आज मैं ये ख्वाब देखूँगा, आज मैं 99.9% ले रहा हूँ ख्वाब में, ये सोचकर तुम सो जाओगे और फिर तुम्हें ख्वाब आएगा, तो ऐसा नहीं होता। इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन बॉर्जेस कहते हैं कि ये जो लिटरेचर है, जब आप लोग लिटरेचर लिखते हो तो इस पर तुम एक कंट्रोल ड्रीम है, ये आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो, आप क्या लिखना चाहते हो। सो नाउ आई बिलीव दैट वी ओ लिटरेचर ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी आर एंड वॉट वी हैव बिन ऑल्सो वॉट वी विल बी। देखो लिटरेचर ही ऐसा चीज़ है जिससे आप लोग लिटरेचर के ज़रिए से आप बता सकते हो कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या हो, राइट, आपकी सोच क्या है और ये सारी चीज़ें। आवर पास्ट इज़ नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ ड्रीम्स। हमारा जो अतीत है वो एक सीक्वेंस है, यानी एक के पीछे एक ख्वाब जो हम लोग बुनते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। What difference can there be between dreaming and remembering the past? Books are the great memory of all centuries. इनका कहना ऐसा है, देखो ख्वाब और जो पुरानी जो बीती बातें, ये दोनों एक जैसे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को ये बोल सकता हूँ कि बॉर्जेस जो है वो मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ख्वाब को और पुरानी यादों को एक साथ समझ रहे हैं। तो पुरानी यादें यानी पास्ट, ठीक है, और ख्वाब, तो जो ख्वाब होता है वो भी एक पास्ट होता है। जब आप सोकर उठते हो तो वो पास्ट में चला गया, ठीक है, तो एक ख्वाब हो गया वो भी। सो व्हाट डिफरेंस कैन देयर बी बिटवीन ड्रीमिंग एंड रिमेम्बरिंग द पास्ट? बुक्स आर द ग्रेट मेमोरी ऑफ ऑल सेंचुरीज। तो बुक्स, ये जो काम, बुक्स का जो रोल है ये सारी चीज़ों में, लिटरेचर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक स्टोरेज है मेमोरी का। आप चाहो तो जितने भी आप लोगों ने ख्वाब देखे उसके ऊपर एक किताब लिख सकते हो। तो जब भी ख्वाब आप भूल जाओगे, लेकिन एक बार आपने वो ख्वाब किताब में लिख लिया तो उस ख्वाब को आप बार बार पढ़ते रहोगे। तो आप पढ़ भी सकते हो, उसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। Their function therefore is irreplaceable. If book disappear, surely history would disappear and surely man would disappear. बॉर्जेस ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कही है लास्ट में। उन्होंने कहा कि अगर किताबें गायब हो जाएंगी तो शायद इंसान को अपना अतीत नहीं पता चलेगा, अपना माजी नहीं पता चलेगा, ठीक है, कि इंसान क्या था पहले। ये इंसान बुक्स की वजह से ही पता चलता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को कहूँ तो 100 साल पहले अगर किसी ने किताब लिखी हो कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, उस ज़माने 100 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लिटरेचर्स हुए, जो अशोका और इतने बड़े बड़े जो महाराज और ये सब जो शहंशाह गुजरे हैं, उन्होंने किताब लिखी, दीवारों पर उन्होंने पेंटिंग्स ड्रॉ किए, ये सारी चीज़ें। उन पेंटिंग्स और किताबों को देखकर ही तो हमें पता चलता है कि उस ज़माना कैसा था, पहले वाला ज़माना कैसा था, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आज का ज़माना, आज से 100 साल बाद कोई जानना चाहता हो, तो अगर आज किसी ने किताब लिखी हो तो उस किताब को 100 साल बाद कोई पढ़ेगा, तभी तो उसे पता चलेगा कि कुछ ऐसा होता था। लेकिन अभी आज का ज़माना तो वीडियोग्राफी का हो गया है, तो ज़्यादा इसमें कोई किताबें वगैरह तो कोई लिखता नहीं है। फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है और बिना बुक्स के ज़िंदगी बेकार है। तो आप चाहो तो देख सकते हो, फ़र्क जान सकते हो। PDF में आप कोई किताब को पढ़ो और उसी किताब को अपने हाथ में लेकर पढ़ो तो काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो इस लेसन में है। और लास्ट में यहाँ पर लिखा कि 24 कन्वर्जेशंस विद बॉर्जेस। कुछ 24 टॉपिक्स पे बॉर्जेस और एलिफिनो के बीच में ये बातचीत हुई है। तो उनमें से कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लेसन के तौर पर आप लोग को पढ़ने के लिए मिला था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये लेसन काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ है वो आप लोग देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।